हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अभिषेक गौर आज के सत्र में गुंजन हिंदी पाठमाला के अंतर्गत हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 8 में सम्मिलित पाठ तीसरा, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ और जिसके लेखक है कामतानाथ जी। पिछली क्लास में हमने इसका पहला भाग देखा था। आज हम उसका उर्वरित भाग यानी दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। मैं बहुधा का अर्थ है अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली का अर्थ है तबादला हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही, इसका अर्थ है किसी किसी के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि हर साल गर्मियों की छुट्टी में वह अपने मामा के यहाँ जाते थे और स्कूल खुलने के पहले वह वापस आ जाते थे। परंतु 2-3 बार ही वह अपने मामा के यहाँ नैनीताल गए होंगे। नैनीताल का अर्थ है मामा के घर। लेकिन ऐसा ही कुछ कारण आया। वो कारण क्या था कि उनके पिताजी का तबादला यानी इसका अर्थ है बदली हो गई, इसलिए वह 8-10 साल तक अपने मामा के गांव न जा सके। जब वे फिर अपने मामा के गांव बहुत दिनों के बाद आए तब उन्हें रंग बिरंगी गोलियों में अर्थात लाख की गोलियों में रुचि न थी, क्योंकि वो बड़े हो चुके थे। तब उन्होंने देखा कि गांव की सारी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहनी थी। लेखक सोचने लगे, ऐसी क्या बात है जो पहले सारी स्त्रियां लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, किंतु अब सभी के हाथ में जब उसने देखा तो सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनी थी। तो लेखक अचंभे में पड़ गया। आगे देखते हैं। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय मेरे घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो लेखक को जैसे ही अचानक याद आ गई कि एक दिन जब वह अपने मामा के घर गया था तो उनकी बेटी फिसल कर गिर जाती है और कांच उसकी हाथ में चुभ जाती है और काफ़ी सारा खून आता है और बह भी जाता है। तब घर में कोई न होने के कारण खुद लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ती है। तभी लेखक को अचानक बदलू की याद आ जाती है। क्यों आती, किस लिए आती? क्योंकि उसे उसके मामा की बेटी के साथ जो दुर्घटना हुई थी उस कांच की वजह से, तो उसे झट से बदलू की याद आ गई और उसने मन ही मन सोचा, क्यों न आज शाम को घूमते घूमते बदलू के पास उसके घर जाऊँ। तो वह शाम को घूमते घूमते बदलू के पास गया तो बदलू भी नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जैसे ही लेखक ने देखते ही बदलू को नमस्कार किया, उसके प्रत्युत्तर में बदलू ने भी उसे नमस्कार किया और खाट पर उठकर बैठ गया तुरंत। किंतु वह मन ही मन सोचने लगा था
कि शायद वो भूल चुका होगा, इसलिए वह सोच रहा था कौन होगा। तो आगे देखते हैं। मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। फिर एकदम बोल पड़ा। लेखक बदलू काका को नमस्कार करते हुए आंगन में पहुँचे तो अचानक काका को उसने अपना परिचय दिया। किस तरह, मैं जनार्दन हूँ। पहले जब मैं छोटा था तब मैं आपके पास से लाख की गोलियां बनवा कर ले जाता था। तो बदलू को याद आ जाता है तो पूछताछ होती है। उसी प्रकार पूछताछ चालू रहती है। आगे देखते हैं। आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने बैठते हुए उत्तर दिया। बदलू ने पूछा, बहुत दिनों के बाद आए तो उसका उत्तर में लेखक ने कहा, हाँ यहाँ नहीं आना हुआ। यह कहकर भी उसने उत्तर दे दिया। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि दौड़ाना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है यहाँ वहाँ देखना। न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नज़र आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। जैसे लेखक उनके घर पहुँचे तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखा। नीम के पेड़ के नीचे काका तो बैठे थे, किंतु जो वह काम करते थे चूड़ियाँ बनाने का, उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई लेखक ने, किंतु उसे कौन सा भी सामान वहाँ नज़र न आया। तो बदलू को ना ही बदलू की मच्छियाँ दिखती थी और ना ही भट्टी और ना ही मुंगेरिया। मुंगेरिया क्या होती है? गोल बेलनुमा आकार जैसी चीज़ होती है जिससे चूड़ियाँ डालकर उसे गोलाकार दिया जाता है। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का कुछ भी सामान बदलू के घर पर नहीं नज़र आता। तो वह पूछता है, आप काम नहीं करते काका? तो उसके बदले में बदलू ने कहा, काम तो कब का बंद हो गया है, क्योंकि आजकल गांव में जो है कांच का प्रसार हो रहा है, यानी कि कांच की चूड़ियाँ पहनी जा रही है। इस वजह से बदलू का कामकाज ठप हो गया है। तो आगे देखते हैं। मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो यहाँ पर लेखक बदलू से पूछते हैं कि काका, अब आप काम करते नहीं, चूड़ियाँ क्यों नहीं बनाते? बदलू उन्हें बताता है कि मैं अब चूड़ियाँ नहीं बनाता, क्योंकि गांव में अब सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। अब कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से ज़्यादा चल रही हैं, यानी उसका प्रचलन ज़्यादा है। यह बात जो है लेखक को थोड़ी सी अजीब सी लगती है, क्योंकि थोड़े समय पहले बदलू को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब उन्हें कांच की चूड़ियाँ पसंद है। तो लेखक के दिमाग में यह ख्याल आता है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। तो लेखक ने बदलू का तात्पर्य समझ लिया, तो वह मन ही मन सोचने लगे, कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन अब उन्हें कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं है, यह सोच के लेखक थोड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से, यानी मशीन युग यानी औद्योगिकरण की वजह से क्या हुआ था, कांच की चूड़ियाँ फैक्ट्री में बनती थी ज़्यादा, इसलिए, और दिखने में भी सुंदर थी, इसलिए कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया और सभी गांव में भी वही चूड़ियाँ पहनते थे। आगे देखते हैं। कहते कहते वह खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था का अर्थ है उम्र के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही कोई 2-3 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा।
मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा, व्यथा का अर्थ है पीड़ा, छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर तक शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे लेखक भाव लेता है कि औद्योगिकरण की वजह से कांच की चूड़ियाँ जो है उसका प्रचलन बढ़ तो गया ही था, साथ ही साथ लाख की चूड़ियाँ जो इतनी सुंदर नहीं हो पाती कांच के मुकाबले, इसलिए उसने काम करना छोड़ दिया था बदलू ने, क्योंकि उसे बदलू को अपने काम का सही दाम नहीं मिल रहा था। तब लेखक यहाँ सोचते हैं कि मशीनी युग की वजह से कितने जो हाथ हैं कट गए हैं, क्योंकि मशीनों से चीज़ें बनने लगी। इसका अर्थ है उनकी जगह हस्तकलाएँ, जो सारा सामान हाथ से बनाया जाता था, अब वो लोग कामकाज छोड़ छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? क्योंकि लोगों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा था। उसके मुकाबले मशीनों द्वारा बनाई गई जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी खपत भी ज़्यादा होती है, इसलिए वह सस्ती भी होती है। तो इसलिए मशीनी युग की वजह से बहुत सारे हाथ काट दिए गए। तो लेखक इतनी सारी वस्तुएं बनाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उनके काम की वजह से, सही दाम नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपना काम भी त्याग दिया, यानी छोड़ दिया। तो आगे देखते हैं। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत चलती रही, थोड़ी देर शांति रही जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। तो उसने विषय बदलकर पूछा, आम की फसल कैसी है काका? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब का अर्थ है देखकर बोला, होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, हम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो लेखक को झट से पहले का स्मरण याद आता है, किस तरह लेखक की खातिरदारी बदलू किया करता था। तो इसलिए आम का बहाना करके उन्होंने विषय तो बदल दिया और उसके साथ साथ बदलू ने भी कहा अच्छी फसल है। यह बताने के बाद फिर लेखक देख रहे हैं कि उन्हें दमा हो गया है और उसकी वजह से वह बार बार खांसे जा रहे हैं। तो बदलू इस बात को छुपाते हुए और कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ खांसी हुई है, यानी बदलू की जो गरीबी की दयनीय परिस्थिति थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो इसलिए उसके तबीयत खराब होने का भी बहाना वो किसी बहाने छुपा रहा था। तो थोड़ी देर के उपरांत शांति तो हो गई, लेकिन फिर भी लेखक ने ऐसे ही आम के फसल के बारे में विषय छेड़कर उसने पूछा। तो बहाने से जैसे तैसे बदलू ने टाल दिया, अच्छी है कहकर। फिर उसने अपने बेटी को आवाज़ दी। उसकी बेटी का नाम है रज्जो, जो शायद अंदर काम कर रही थी। तो बदलू ने अपने बेटी को आवाज़ दी, रज्जो, लल्ला के लिए आम तो लेके आ जाना काट कर, ताकि उसे खिला सको। तो लेखक ने ना मन न कर सका, लेकिन फिर भी उसने कहा, लेखक ने, नहीं नहीं बदलू काका, इस बार हमने आम तो बहुत खाए। तो बदलू ने झट से उत्तर दिया, वाह, बिना आम खिलाए मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ लल्ला। तो यह सब के दौरान लेखक अपने अतीत की स्मरणीय यादें ताज़ा हो जाती है। किस प्रकार लेखक उसकी खातिरदारी करता था, मलाई बचा कर रखना, आम देना, साथ ही साथ लाख की चूड़ियाँ देना, यह सब लेखक को स्मरण आ जाता है। उसके ऊपर हम देखते हैं, गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुई, बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो यहाँ पर इस वाक्य में बदलू की गरीबी की व्यथा यहाँ पे दर्शाई गई है, जो गाय को खिला न सकता था, यानी इसकी परिस्थिति इतनी विकट हो गई थी जो गाय को पोस नहीं सकता था, उसको खिला पिला नहीं सकता था, इसलिए उसने गाय भी बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक दलिया का अर्थ है बाँस की बनी हुई एक छोटी सी टोकरी, दलिया में ढेर से आम ले आई।
यह बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा मैंने कहा। तो जैसे ही रज्जो एक दलिये में ढेर सारे आम काट करके लेखक को देने के लिए आगे बढ़ी, किंतु देखते ही लेखक ने कहा, ये तो बहुत है काका, मैं इसे नहीं खा पाऊँगा। वाह वाह, हंस पड़ा, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, यानी यहाँ पे बदलू ने उसके शहर की दशा दर्शाई गई है, किस प्रकार शहर के लोगों का खान पान रहता है यह दर्शाया गया है। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। जब बदलू उनके उम्र का था तो उसके 4 गुना आम वो एक समय में अथवा एक वक्त में खा लिया करता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूर वाले का अर्थ है लाल रंग के आम। कैसे है? इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। इसका अर्थ है रुक गई। तो जैसे ही रज्जो ने आम देने के लिए अपनी बेटी से बदलू ने अपनी बेटी से कहा कि लेखक को आम दे दो, तो वह एक छोटी सी टोकरी में अपने अंजुली में भरकर वह आम छाट कर वो लेके आई। और वो आम भी कैसे थे? सिंदूरी यानी लाल रंग के थे, और लेखक को दे दिए। लेखक को आम लेने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो उसने रज्जो के हाथ में वह चूड़ियाँ देखी जो उसने पहनी थी लाख की। आगे देखते हैं। गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब का अर्थ फब रहना, इसका अर्थ है शोभा देना अथवा सजना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा था, बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार न मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं लेखक? जब वह पूछते हैं चूड़ियाँ कब बनाई, तब बदलू बताता है कि ज़मींदार की बेटी थी, उसकी शादी के लिए उन्होंने यह जोड़ा बनाया था और सही दाम न देकर उसने केवल 10 पैसे उसकी दाम देने के लिए ज़मींदार तैयार था। किंतु बदलू को यह अच्छा नहीं लगा तो उसने चूड़ियाँ देने से मना कर दिया। फिर यहाँ पर यह चीज़ हमें यहाँ दिखाती है कि बदलू में कितना ज़्यादा स्वाभिमान है कि जो आज भी पैसे के लिए अपना काम नहीं करता। अगर उसे अपने काम अथवा अपने सामान का सही दाम न मिले तो वो उसे नहीं बेचेगा, वह अपने सामान को अपने पास ही रखेगा। लेकिन पैसे के लिए अपनी कला को वह नहीं बेचेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बदलू कितना स्वाभिमानी है। बढ़ते हुए औद्योगिकरण की वजह से जो हस्तकलाओं या अपनी हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो लोग काम करना छोड़ रहे हैं। तो बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए इस आधुनिकीकरण की वजह से? जैसे उसने अपनी हस्तकला को नहीं छोड़ा, यानी कि उसने आखिरी जोड़ा उसने ज़मींदार को नहीं दिया और उसके जीवन में जो गरीबी आई, इस तरह हम समृद्ध सांस्कृतिक से दूर होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में बदलू की दयनीय परिस्थिति का भी अंक बहुत ही सुंदर अक्षरों में वर्णित किया है। अंत में इतना कहना चाहते हैं कि यह जो भाषा है, कहानी की भाषा मय शैली में लिखी गई है। इसकी भाषा बोलचाल की है। ग्रामीण परिवेश को जीवंत रखने के लिए कथाकार ने मुहावरों का प्रयोग किया है। उदाहरण के तौर पर हाथ कटना, मन मोह लेना, शंका भापना, निगाह ठिठकना, शरीर को न हार मानना, ये सभी उदाहरण ऊपर दिए गए हैं इस पाठ में। यह कहानी विकास के नाम पर हस्तकलाओं के कारागिर को कट जाने के संकट को दर्शाती है।
साथ ही साथ भारतीय हस्तकला की समृद्ध परंपरा को रेखांकन करने के साथ साथ औद्योगिक विकास के साथ साथ ग्रामीण जीवन का चित्रण करती है। और उसके चलते यह कहानी मानवीय रिश्तों की बिखराव की तरफ भी संकेत करती है। तो इस पाठ का उद्देश्य छात्रों के लिए, छात्र ग्रामीण लघु उद्योग की जानकारी हासिल करेंगे। मशीनीकरण के कारण विलुप्त होती जा रही हस्तकलाओं के संरक्षण के लिए छात्रों को प्रेरित करना तथा वस्तु विनिमय की जानकारी वो हासिल करेंगे और हस्तकलाओं की उपयोगिता के प्रति वे जागरूक हो पाएंगे। यही इस पाठ का उद्देश्य है छात्रों के लिए। अब नीचे प्रदत्त कार्य दिया गया है। पाठ के आधार पर बदलू का चरित्र चित्रण कीजिए। लेखक को बचपन में क्या चाव था? तीसरा प्रश्न, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ क्यों थी? इसका कारण क्या होगा? पाठ के आधार पर लिखिए। चौथा प्रश्न, बदलू ने अपना आखिरी जोड़ा क्यों नहीं बेचा? पांचवा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है? यह सभी प्रश्न आप आपके वर्कशीट में लिखकर एक फाइल में संजो कर रखिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।